जैनन सर से किसी को अपना डाउट क्लियर करना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, माइक आपको दिया जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मेरा नाम गौरीशंकर निर्मलकर है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ जी। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आजकल जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है, तो उसमें हम लोग किस प्रकार से मतलब तुक्का लगाना है क्या सही हो साबित होता है कि नहीं, ये पूछना था। नहीं, तुक्का लगाना कभी भी सही साबित नहीं होता, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, जैसे आपको 100 क्वेश्चन है, उसमें 60 क्वेश्चन आपको पता है ना, कंफर्म है कि 60 क्वेश्चन आप मतलब बना लिए करके, है ना। लेकिन अब आपको ये पता है कि 60 क्वेश्चन मैं बना लिया, लेकिन उसमें तो सिलेक्शन होगा नहीं, मेरे को 70-75 तक टच करना है। तो 70-75 तक ले जाने के लिए आप तुक्का मत मारिए। तुक्का मतलब होता है 4 में ब्लाइंडली ABCD मतलब अक्कड़ बक्कड़ करना, ऐसा मत कीजिए, है ना। तो इसका कैलकुलेटेड रिस्क मतलब अब उस 40 क्वेश्चन में आप ढूंढिए कि किसमें मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ऑप्शंस को। एलिमिनेशन मतलब होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब होता है कि ये तो बिल्कुल नहीं है और ये भी बिल्कुल नहीं है, मेरे को 2 में से एक आता है और एक गलत है। वैसे आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद और 3 मतलब ऐसे कैलकुलेशन करके ही आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आप तुक्का से कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं बस, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है सर कि जैसे कोई सवाल पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और वो एग्ज़ाम में नहीं याद आ रहा है और हमारा माइंड बोल रहा है कि ये शायद इसका राइट आंसर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, उसको मार दीजिए, वो हमेशा सही रहता है। धन्यवाद धन्यवाद सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा 2 क्वेश्चन है आपसे, एक पर्सनल लाइफ से, एक अनप्रोफेशनल लाइफ से। आप चूज कीजिए कि कौन सा फर्स्ट बोलूं। प्रोफेशनल बोलिए। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ ना जी। आपका लाइफ सही ट्रैक पे था। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में आपने अध्ययन किया और जॉब भी आपने किया प्रोफेसर का। फिर आपके मन में ये कैसे ट्रैक सही गलत लगा या सही लगा या गलत लगा, आई डोंट नो। द पढ़ंटू IAS का आपने कोचिंग सेंटर खोला, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा हम लाइफ में सही हैं या नहीं है। जो आपका मतलब आप मेरे से पूछ रहे हैं मतलब कि मैं आपको पूरे सभी के हिसाब से बता, सभी के हिसाब से। सभी के हिसाब से तो सभी का एक हॉबी होता है, एक बोल लेना चाहिए, एक सोच होता है। किसी का सोच ये होता है कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। जैसे मेरा जो स्टूडेंट था नायब तहसीलदार तो बन गया, लेकिन वो हर दिन मेरे को कॉल करता था और मैं इसके लिए नहीं बनाऊं सर बोलता था, मैं इसको छोड़ूंगा बोलता था, है ना। अब नायब तहसीलदार वो बाद में तो डिप्टी कलेक्टर बन ही जाता, है ना। और उसको क्योंकि वो सामान्य फैमिली से था, उसको घूस लेना नहीं आता था। और वो पोस्ट ऐसा है कि मतलब आप ऊपर से भी प्रेशर झेलेंगे और पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत होता है उसमें। तो उसमें उसने क्या किया, पढ़ाई एक बार और किया और ADI का पोस्ट किया। तो वैसा ही चीज़ है, मैं सेलेक्ट हुआ 4 एग्ज़ाम में, लेकिन मेरा ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी एग्ज़ाम फाइट कर सकता हूँ कोई सा भी, है ना। लेकिन मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे माध्यम से अगर किसी को सिलेक्शन मिल रहा है तो मैं वो काम करूँ, है ना, मेरे माध्यम से, और उससे सबका भला हो, है ना, और मेरा भी भला होगा ही उससे, है ना। तो वो चीज़ है। आप संतुष्ट हुए कि कुछ और पूछ रहे थे आप? दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं। मैं पर्सनली मेरे बारे में बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, हाँ। कुछ यूट्यूब वीडियो देख लिया, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, किसी का लेक्चर सुन लिया, तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे रखें। मोटिवेट रखने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं आप। जैसे मैं भी ये सवाल का आंसर मेरे को नहीं पता था, लेकिन एक कलेक्टर साहब थे, वो वैसे ही जैसे ऐसा प्रोग्राम हो रहा है वैसे ही आए थे, बहुत सिंपल थे, बहुत अच्छे थे। वो क्या बोले, आपको मोटिवेट होना नहीं है, आपको वही करना है जो आपका मन कर रहा है, लेकिन हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन लाना है। आप 8 घंटे पढ़ते हैं,
तो 8 घंटे पढ़िए, लेकिन 1 घंटा उसके लिए, उस 1 घंटे उसके लिए भी निकालिए जो आपको मन करता है। जैसे क्रिकेट खेलने का मन होता है तो 1 घंटा आप खेलिए, है ना। टेबल टेनिस खेलने का मन होता है 1 घंटा खेलिए आप, है ना। पेंटिंग करने का मन होता है 1 घंटा कीजिए, उससे मोटिवेशन होता है। वो आप किसी का स्पीच सुन के, आप संदीप माहेश्वरी का स्पीच सुन के आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो 2 मिनट होता है। लेकिन आप जो करना चाहते हैं उसको आप रोज करते हैं तो आपको वो मतलब जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा पता नहीं चलता, पता भी चलेगा तो आप उसको झेल लेंगे, ऐसा होता है। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम संगीता पोर्ते है, मैं बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ जी। मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि आपको तो पता ही होगा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो है 0.1% ही रह चुकी है। इसका मतलब है कि पूरे देश में जो है बेरोजगारी प्रतिशत में हमारा छत्तीसगढ़ जो है शीर्ष स्थान पर है, जहाँ पे सबसे अधिक रोजगार है। तो हमें तो पता नहीं चलता कि ये किस आधार पे इसको किया गया है। तो मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहूँगी कि ये रिपोर्ट जो है किस आधार पे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी प्रतिशत जो है 0.1% ही बचा है। तो मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। इसका प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब इसका सच्चाई कुछ और होता है जो सबको पता होता है, और रिपोर्ट कुछ और तरीके से भी बनाया जाता है ना। वो भी आप लोगों को भी पता है, लेकिन इस मंच में बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा वो चीज़ें, है ना। तो इसलिए आप मतलब आप बस अपना ये देखिए कि मैं कैसे एक लक्ष्य चुनती हूँ और कैसे उसको प्राप्त कर सकती हूँ। और बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं आपके पास, सबसे गाइडेंस लीजिए उस और आगे बढ़िए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राहुल यादव है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं एक डिप्टी कलेक्टर बन सकूँ, तो मुझे किस प्रकार का मेहनत करना चाहिए जिससे मैं अपनी इस सपने को पूरा कर सकूँ। मैं यहाँ आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए ही आया हूँ, है ना। मेरा मेन एम तो वही है, हम जो काम करते हैं उसी के लिए है ना। पढ़ाई आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन सही गाइडेंस जरूरी है आपको। गाइडेंस, जैसे आप कौन से ईयर में हूँ बोले आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में है, तो मैं वही बोला फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। यस सर। ये आपका डिग्री होते तक 3 साल में आप मान लो एक बार भी पढ़ लिया उसको, है ना, एक बार भी फाउंडेशन कोर्स का कंप्लीट कर लिए, तो आपको कम से कम डिग्री ख़त्म होते तक ये तो पता रहेगा कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे को क्या क्या किस सब्जेक्ट में परेशानियां आ रही हैं और क्या क्या मेरा कमजोरी है, क्या किस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ, वो तो पता चल जाएगा, है ना। फिर अपनी कमजोरी पर मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, 1 साल 2 साल में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको स्टार्ट अभी से करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं लास्ट में डिग्री होने के बाद ही करूँगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, वो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम अजय साहू है, मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या मल्टी टैलेंटेड होना ज़रूरी है क्या? मल्टी टैलेंटेड मतलब एक चीज़ होता है कि मल्टी टैलेंटेड आप भी हैं, लेकिन आपको नहीं पता है। वही अगर वो अच्छा टीचर है, कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला है, तो आपको वो चीज़ एहसास कराएगा कि आप यहाँ पे ये काम कीजिए, आप टैलेंटेड बन जाएंगे। मल्टी टैलेंटेड मतलब बहुत सारा ज्ञान होना जरूरी नहीं है, आपका वो यूपीएससी का ज्ञान होना बस जरूरी है ना। कोई अच्छा टीचर वही होता है जो नॉर्मल स्टूडेंट को बियॉन्ड उसके मतलब जो उसके लायक है या उसी पद पर पहुंचा सके या उसके आगे पहुंचा सके। जी सर। है ना। तो वैसे लोगों के साथ आप मतलब सराउंडिंग में रहिए, इन्वायरमेंट बनाइए वैसा, और उन लोग से बात कीजिए। लेकिन उनका ये दिक्कत होता है कि वो थोड़ा एरोगेंट होते हैं,
जो जिसको नॉलेज होता है वो थोड़ा एरोगेंट होंगे ही, है ना। जैसे आप कलेक्टर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, और बात भी करोगे तो एक बार में जवाब नहीं देंगे। जी सर। है ना। तो आपको लगना पड़ेगा उनके पीछे, है ना, और ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। जी सर, है ना। मेरा दूसरा प्रश्न सर ये है कि जैसे फैमिली में जो मेंबर रहता है, जो आगे मतलब कुछ अधिकारी बन जाते हैं, तो उनके ओर से बहुत सारा जैसे दबाव रहता है कि ये छोटा सा भी अगर पोस्ट निकलता है तो उसमें डालने के लिए बोलते हैं, चाहे आप तैयारी उसकी चीज़ मतलब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको जो आप एग्ज़ाम दिलाओ करके थोड़ा बनाया जाता है कि जैसे फैमिली प्रेशर होता है कि कुछ ना कुछ पोस्ट प्राप्त कर लें आप जल्दी से, ऐसा करके नहीं। जैसे मैम ने कहा था, है ना, आप जिस लक्ष्य को चुन लिए हैं उस लक्ष्य के पीछे ही जाइए, है ना। आप लोगों के पास तो अभी बहुत टाइम है ना। फैमिली प्रेशर आए ठीक है, उसको अपने बिहेवियर से थोड़ा संभाल लेना है। पापा को बोलिए, मम्मी को बोलिए कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मेरे को 2 साल में दे दीजिए, और उसके बाद आप जो बोलेंगे वही करूँगा, लेकिन 2 साल मेरे हिसाब से करने दीजिए कम से कम, है ना। तो ये दोनों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि फैमिली को भी आप बोल दिए कि नहीं मैं यही करूँगा, ऐसा करके ऐसा नहीं होता। जी सर, है ना, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। सर मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, सुमन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएससी के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना जरूरी है या जो अपने तरफ से बुक ही पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी जैसे कि? खुद ही पढ़िए अभी, और अच्छे मतलब, लेकिन एक गाइडेंस देने वाला आपके पास होना चाहिए बस। सर मतलब कोचिंग जरूरी है मतलब कि? नहीं, मैं कोचिंग को ही गाइडेंस थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ भाई। जो सेलेक्टेड होंगे आपके परिवार के, उनसे पूछिए। सर लोगों से, जैसे सर ने बताया वो पीएससी कितने बार निकाले हैं भाई, है ना। यस सर। तो उनसे पूछिए, मतलब लेकिन वो हर दिन आपको कुछ ना कुछ बता पाएँ, ऐसे लोगों को आप चुनिए, क्योंकि आपको जल्दी पाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं तो आपको 10 साल भी कब चले गए पीएससी करते करते वो पता नहीं चलेगा। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस से तैयारी कर रहा हूँ, जी। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ? जो मतलब जो आपके अंग्रेजी आपके फ्रेंड सर्कल हैं बहुत सारे, जो सबसे अच्छा अंग्रेजी बोलता होगा ना, या अंग्रेजी जानता होगा, उसको ढूंढिए, उसको फ्रेंड सर्कल, उसको उसके पीछे पड़ जाइए, है ना जी। वो आपको भाव दे ना दे, लेकिन उसको उसके साथ ही रहिए आप, और बोलना कि इंग्लिश में ही बात करो, इंग्लिश ही सिखाओ मेरे को, है ना। थैंक यू सर। आफ्टरनून सर। सर कभी कभी हम कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि वहाँ डर के कारण आंसर भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? रिवीजन एक चीज होता है ना। कॉन्फिडेंस तभी आता है आपको जब आप किसी चीज को एक बार बस, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल रहा हूँ मैं, एक बार बस पढ़ के जाएंगे तो कभी भी वहाँ ऐसा नहीं होगा कि जितना पढ़ें आप उतना बनाएं। उसके लिए बार बार रिवीजन जरूरी है। अगर आप उसी चीज़ को 5 बार पढ़ के जाएं तो वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जितने लोग भी दिखें, है ना। मेरे को भी, जैसे आप बोलेंगे प्रैक्टिस की जरूरत होता है ना। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हो, आप लोग आके मैं डर जाता, है ना। तो ये कहाँ से आया? मेरा प्रैक्टिस से आया भाई, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, तो ये सब मेरे प्रैक्टिस से है। 2012 में यही चीज़ मैं वहाँ आके बोलता आपको, है ना। तो आप समझ जाते कि मेरा स्थिति ठीक नहीं है उस समय, है ना, क्योंकि 10 साल अब एक्सपीरियंस हो गया मेरा, तो अब मैं कर पाता हूँ ये चीज़। तो वही बार अगर पढ़ के जा रहेंगे तो अच्छे से डिलीवर हो पाता है। रिविज़न जरूरी है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ प्रियंका करायत, बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मेरा ये क्वेश्चन है कि जितने भी यूपीएससी वाले होते हैं, मतलब
और जो अभी क्लियर किए रहते हैं उनका जो यूट्यूब में इंटरव्यू होता है उसमें मैंने कई बार देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमेशा 16 से 18 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो क्या ऐसे सच में होता है, मतलब 16 से 18 घंटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 16 से 18 घंटा पढ़ना, और पढ़ना अलग बात है, किसी को दिखाने बैठे हैं आप और पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपका माइंड उतना मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, आपके माइंड में घुसेगा ही नहीं उतना। उन लोग भी 4-5 घंटे ही पढ़ते हैं, आप दिल्ली जाके देखेंगे कोचिंग करते हैं 3 घंटा, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम में, उसको भी आप वो अटैच कर देते हैं, है ना। ऐसे ही स्टूडेंट रहते हैं, है ना, लेकिन वो 18 घंटा लास्ट में वो 15-20 दिन ही पढ़ते हैं जितना वो बोलते हैं, है ना। पूरे साल पढ़ना अलग बात है, लेकिन 7-8 घंटा आपको पढ़ना चाहिए, 7-8 घंटा आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कोमल नारायण चौहान है, मैं बीएससी फाइनल ईयर का छात्र हूँ जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमारा उद्देश्य होता है, हमारा मिशन होता है, टारगेट होता है, उसके प्रति हम मतलब कर्मनिष्ठ होकर अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, पर हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है सर। तो जैसे हम लोग मान लो स्ट्रगल करके हम लोग सिलेक्ट हो गए, तो जीतने का हम लोग खुशी मनाते हैं, बट हारने के बाद हारने का भी दुख मनाते हैं। लेकिन आमतौर पे ये होता है सर कि बहुत जने के मन में ये भावना उठती है कि वो नहीं दे पाएंगे, हमसे नहीं होगा। तो सर ये असफलता को हमें किस प्रकार दूर करना चाहिए, मतलब उस कमजोरी को हमें कैसे पहचानना चाहिए और उस कमजोरी को हम कैसे दूर करके आगे बढ़ें और अपने मिशन को 100% कंप्लीट कर पाएँ। मतलब आप ये सवाल है आपका कि आप कोई एक लक्ष्य तय कर लिए, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ। जी सर, मैं मान लो मैं पहली बार में फेल हो गया, ठीक है जी, पहली बार में फेल हो गया, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है, ये सब है ना। तो चीज़ें आपको थोड़ा चीज़ें बदलनी चाहिए। जैसे पहले साल आप एग्ज़ाम दिए, उसमें कुछ गलतियाँ हुई होंगी, वो आप नहीं तो कोई और भी बता सकता है आपको। लेकिन जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, एसएससी की मान लो तैयारी कर रहे हैं, पहली बार में नहीं मिला और नहीं निकला, तो दूसरा साल आपको क्या करना चाहिए, एसएससी का कोचिंग खोल देना चाहिए। खुद कोचिंग भी नहीं खोले, मतलब बड़े लेवल पे नहीं, एक यूट्यूब चैनल बना लो और उसको पढ़ाओ, है ना। आपका चैनल कोई देखे ना देखे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रिपरेशन वैसा होते जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो करना पड़ेगा, और चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में जब फोकस करोगे आप, तो ज़्यादा वो समझ में आता है और ज़्यादा क्लियर होता है, तो उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, है ना। थैंक यू सर। और किसी का सवाल पूछना है? या तो बाकी लोग डिप्टी कलेक्टर बनने के क्यों में है, या तो सुसुप्त अवस्था में है, ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम सर, मेरा नाम आशा साहू है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ जी। सर, मैं ना सही बता रही हूँ, मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन जैसे कोरोना काल की वजह से हमारा 11th तो गया ही, उसके साथ साथ मतलब 12th में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, तो मैं ना उसके बाद 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन करूँगी सोच रही थी। फिर ना सबने बोला कि नहीं, अब बेसिक क्लियर नहीं है तुम लोग का, तो कैसे करोगे करके, और कोचिंग लेना पड़ेगा ये वो करके। लेकिन ना कोचिंग नहीं ले पाती, ऑफलाइन कोचिंग, मतलब जैसे कोटा भिलाई वैसे जाते हैं तो नहीं जा पाती, तो इसीलिए मैंने ना नीट की प्रिपरेशन नहीं करी। उसके बदले मैंने बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिलाया, और उसमें भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, इसके चलते ना मैं उसको नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरा साल बर्बाद ना हो करके ना मैं बीएससी में घुस गई, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं। हाँ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं आपके माइंड में, है ना, कि मैं यहाँ आके मैं सही की कि नहीं, है ना, सलाह मान के मैं सही की कि नहीं, ये सब चीज़ चल रहा होगा आपके। लेकिन आप जो भी चीज़ करें, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप उसमें बेस्ट होने चाहिए। जैसे बीएससी नर्सिंग करके आप अगर बेस्ट हैं उसमें, है ना, तो आप डॉक्टर से कहीं ज़्यादा नाम कमाएंगे। नाम क्या, फाइनेंशियल भी
पैसे भी कमा सकते हैं उसमें। तो आप वही कीजिए, 1-2 साल और ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, लेकिन आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें बेस्ट बनिए, है ना। वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, है ना जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर, मेरा नाम अमृत बढ़िया है जी। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जीवन में सफलता के मूल मंत्र क्या हैं? जीवन में सफलता के मूल मंत्र अडॉप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और ग्रो कीजिए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अर्जुन सिंह नेताम है, बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन एक था कि हम लोग टारगेट बनाते हैं, टारगेट और हमारे बीच में हमारी फैमिली कंडीशन आ जाता है सर, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, फैमिली कंडीशन हम क्योंकि नॉर्मल फैमिली में आते हैं, मतलब नॉर्मल फैमिली मतलब बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, है ना। और मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बड़ा कोचिंग करना है तो पैसे का दिक्कत होता है ना, फाइनेंशियल दिक्कत होता है, सोशल दिक्कत होता है, कहीं जाके पढ़ने का दिक्कत होता है। उसके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, आपको बदलना पड़ेगा, मतलब आपको ऑफलाइन कोचिंग ही चाहिए मान लो, है ना, तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि नहीं मैं ऑनलाइन में भी पढ़ सकता हूँ। तो क्योंकि जैसे कोटा में पढ़ाते हैं सर, फिजिक्स वाला सर पढ़ाते हैं, तो कोटा में ऑफलाइन का कोचिंग वहाँ कोटा जाके रहना, वो पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको फाइनेंशियली दिक्कत बहुत सारे होंगे। लेकिन वही चीज़ अगर ऑनलाइन ले लेते हैं तो आप घर बैठे आप 4000 में भी पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा। तो आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना, कि ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन में भी पढ़ सकता हूँ, ये माइंड सेट रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। और प्रॉब्लम्स तो हर फेस में आएंगे, उसके लिए आप रेडी रहिए। और प्रॉब्लम सभी के जीवन में होते हैं, है ना, और कभी वो दूर नहीं होंगे, है ना, लेकिन उसको आप कैसे मैनेज करते हैं वो आपको कला आना चाहिए बस, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम सचिन यादव है, मैं बीएससी फाइनल में हूँ। सर, क्या लक्ष्य को बताना उचित है? हाँ, मतलब किसको बताना है, मतलब किसी जैसे को यहाँ बोल रहे हैं ये बनना है बोल के, माने कि इतने भीड़ में बोल रहे हैं, मान लो किसी दिन हम असफल हो जाते हैं और पता नहीं कब किसी को परिस्थिति लात मारी, तो उस समय मान लो हम खेत में जाते हैं, तो उस समय बहुत लोग बोलेंगे कि तुझे तो ये बोलना था, बनना था बोल के, तो उस समय तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लक्ष्य को बताना उचित है। लक्ष्य को बताना बहुत उचित है और उसके लिए सुनना, वही तो आपका मोटिवेशन का काम करेगा। तू बन नहीं पाएगा, वही आपको बनाएगा जी, है ना। कोई अगर बोले कि तू नहीं कर पाएगा तो दिल में लगता है, बहुत जोर से जब लगे ना तब आप सफल होने वाला हो, ये समझ लेना। क्योंकि उसके बाद इंसान ना वो दूसरे लेवल पर पहुंचता है, वो पागल वाले लेवल पर पढ़ता है फिर, और उस लेवल पर ग्रोथ, मतलब जिस चीज़ को भी वो छूता है वो सफल होता है उसके बाद। लेकिन बातों को सुनना और अपना बेइज्जती करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ बनने के लिए, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं पीजी फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ जी। और मैं सोशल वर्कर के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसकी तैयारी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सोशल वर्कर के लिए आपको एक एनजीओ खोलना पड़ेगा या किसी एनजीओ के साथ जुड़ना पड़ेगा पहले तो, है ना। एनजीओ में क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एनजीओ वाले, और बहुत सारे मतलब सोशल वर्कर में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं कि आप गाय वाले चीज़ में गाय का सेवा करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर
महिलाओं का सेवा करना चाहते हैं, मतलब किस टाइप का वो चुनना पड़ेगा आपको पहले। वैसे एनजीओ बहुत सारे मिलेंगे, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा और वो आराम से जोड़ लेते हैं। उसके बाद समझना पड़ेगा कैसे काम करता होता है और अपना एनजीओ फिर खोल सकते हैं आप, है ना। तो ये काम कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम कमलेश बारिक है और मैं बीएससी फाइनल का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा प्रश्न यह है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ता है जब आप किसी फील्ड पर आप एक्सपर्टीज मतलब गेन करते हैं, एक्सपर्टीज आ जाता है, तो आप किसी चीज़ पर मेहनत कीजिए। मेहनत करते तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है इस फील्ड में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप होशियार हो, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन कोई एक एग्जाम आपका निकल जाए जो आप कर रहे हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। जैसे आप अभी बोले, लेकिन आप कुछ सोचे होंगे कि मुझे क्या बनना है। अगर आप उस पोस्ट को पा लिए और बन गए तो आप बोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा, आपको कोई पहचानेंगे नहीं, ये तो ऐसा था, ऐसा लगेगा उनको, है ना। तो कॉन्फिडेंस लेवल अभी बढ़ेगा नहीं, बस आपको श्रम करना है, जैसे मैम ने बोला उस पर आगे करना है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के भी क्या करना है, अभी कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आप उसको पा लेंगे, उसके लिए अभी प्रयास करना है बस, ठीक है। सर और एक डाउट है, पूछूं? जी सर मेरे पास बहुत सारे प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से उसे नहीं बता पाता, तो क्या करूं सर? आप ओवर थिंकिंग जानते हैं? ओवर थिंकिंग मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें जानते रहते हैं लेकिन उसको बोल नहीं पाते। ओवर थिंकिंग एक साइकोलॉजी वाला वर्ड है। तो बहुत सारा आपके पास जवाब है, लेकिन किसी एक चीज़ को एग्जीक्यूशन में लाइए, है ना। आपको बहुत सारा चीज़ माइंड में चलते रहता है, वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ करने लग जाइए आप, है ना। और उसी पर फिर फोकस होते जाएंगे आप। ओवर थिंकिंग मतलब 100 चीज़ सोचते हैं लेकिन एक चीज़ पर मतलब करते भी नहीं फिर, है ना। मैं कल ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा होता है। लेकिन आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एक चीज़ चुनिए, उस पर आगे बढ़िए बस। थैंक यू सर। ठीक है। दिनांक 15/10/2022 को रोजगार सूचना मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 327 विद्यार्थियों ने भाग लिया और इसके फलस्वरूप 8 प्रतिभागियों को चयन किया गया है। कुछ राशियों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम पुरस्कार हेतु 2100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार हेतु 1500 रुपये, तृतीय पुरस्कार में 1100 रुपये और सांत्वना पुरस्कार में 5 प्रतिभागियों को 200 रुपये राशि का पुरस्कार रखा गया है। और ये राशि हमारे द पढ़ंतु IAS क्लासेस के द्वारा दिया गया है। तो मैं उन 5 विद्यार्थी सांत्वना पुरस्कार के रूप में मैं उन 5 विद्यार्थियों को आहूत करना चाहूँगा, जिसमें वंशिता अग्रवाल MSc रसायन शास्त्र 3rd सेमेस्टर, वह आए और अतिथियों के कर कमलों से सांत्वना पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। मैं इसमें यह बताना चाहूँगा आप लोगों को कि प्रश्नोत्तर में 50 प्रश्नों का समावेश किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़, रीजनिंग, गणित, ऐसे कई सारे विषयों को समावेश करके 50 प्रश्नों का 100 अंकों के सहित परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से सांत्वना पुरस्कार के रूप में संगीता पोर्ते BSc अंतिम वर्ष ये आए और अतिथियों के कर कमलों से पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें।
गौरी शंकर निर्मलकर BSc द्वितीय वर्ष ये आए और अपना पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप लोग। तालियों की गड़गड़ाहट होनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार नीरज कुमार निषाद BA अंतिम वर्ष ये आए और अतिथियों के कर कमरों से पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इसी तरीके से अन्नू साव BSc अंतिम वर्ष ये आए और मुख्य अतिथि महोदय से सांत्वना पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। ये जो विद्यार्थी हैं जिनका मैं नाम लिया, ये चौथे पोजीशन पे थे और सभी का मार्क्स इक्वल था। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए जी, ऐसे शांत मत रहिए। तृतीय पुरस्कार के लिए 1100 राशि और प्रशस्ति पत्र के लिए मैं विद्यार्थी डोलामणि ओगरे MA तृतीय सेमेस्टर भूगोल के छात्र को आमंत्रित करूंगा, वे आए और पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान करें, प्राप्त करें। इसी प्रकार द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी प्रतिमा पटेल BSc प्रथम वर्ष ये आए और अपने पुरस्कार राशि के साथ ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इसी प्रकार से वो विद्यार्थी मैं जिनका नाम लेना चाहता हूं, वो प्रथम स्थान पे है, जो कि BA अंतिम वर्ष से बिलोंग करते हैं। वो विद्यार्थी का नाम है योगेश्वर पटेल। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप लोग। तो भी आ जाए, उसका पुरस्कार ले लें। राहुल आ जाओ। वे आए और प्रशस्ति पत्र, मार्कशीट इसमें है और पुरस्कार राशि 2100 रुपये प्राप्त करें। तो पुनः मैं हमारे ऑर्गेनाइजर जो है उनको धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो गेस्ट आए थे, आशा करूँगा कि भविष्य में भी आकर के हमारे बच्चों को इस प्रकार का प्रेरणा देंगे। सभी को धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पढ़ंतो IAS द्वारा कुछ पुस्तकों का सेट हमारे महाविद्यालय को प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैं लाइब्रेरी इंचार्ज श्री देवेंद्र कुमार मांझी एवं प्राचार्य सर को आमंत्रित करूंगा कि आएंगे और अतिथि महोदयों से स्मृति भेंट प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। परंतु IAS क्लासेस द्वारा रोजगार मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट सेल के संयोजक श्री
डॉक्टर राधेश्याम पटेल, सदस्यगण श्री क्षीरसागर पटेल एवं प्राची गुप्ता मैम, शिप्रा प्रधान मैम, आपको परंतु IAS क्लासेस द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। अतः आप मंच पर सादर उपस्थित होंगे और प्राचार्य सहित मुख्य अतिथियों से भेंट प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाविद्यालय में परंतु क्लासेस द्वारा आगमन हुआ और बहुत ही अच्छे तरीकों से करियर संबंधी गाइडेंस मिला हमें। तो महाविद्यालय परिवार की ओर से परंतु क्लासेस को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया जाना है। वैसे तो परंतु क्लासेस के डायरेक्टर या को डायरेक्टर आप उक्त भेंट को स्मृति चिन्ह को प्राप्त श्री गुणनिधि पटेल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, प्राचार्य महोदय और भाई मैडम को। श्री गुणनिधि पटेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास। धन्यवाद। परंतु क्लासेस ने अपने समय के साथ साथ आर्थिक रूप से भी किसी न किसी तरह से सहयोग किया, चाहे वो पुरस्कार की राशि हो, चाहे लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों का प्रदान किया जाना हो, हर तरह से सहयोग किया, समय भी दिया। इसके लिए हम परंतु IAS के संचालक और फाउंडर श्री जैनेन्द्र पटेल को एक छोटा सा भेंट महाविद्यालय के रोजगार प्लेसमेंट सेल की तरफ से हम उनको प्रदान करने के लिए प्राचार्य महोदय और मैडम को आमंत्रित करते हैं। साथ में AL पटेल सर। AL पटेल सर को भी एक स्मृति चिन्ह रोजगार प्लेसमेंट सेल की तरफ से प्रदान करने के लिए प्राचार्य महोदय और भाई मैडम को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज के इस रोजगार मार्गदर्शन कार्यशाला में अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर अपना अमूल्य समय दिया और हमें और हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में अपने एक आग्रह मात्र से डॉक्टर AL पटेल सर ने आतिथ्य स्वीकार किया और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। उनका भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी मैं अपने प्लेसमेंट सेल की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं और साथ ही प्राचार्य महोदय की अनुमति से ये सभा समाप्ति की घोषणा करता हूं।